हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आप सभी को 12th क्लास इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आप सभी को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के टॉपिक को कराऊंगा, जो कि 1947 से 1990 तक इंडिया में जो है अप्लाई किया गया और किस तरीके से इकोनॉमी जो है डेवलप हुई, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। अगर इकॉनमी को अच्छे तरीके से ग्रोथ करना है, तो इकॉनमी को अगर हमें अपनी इंडियन इकॉनमी उस वक्त में ग्रोथ करनी थी, तो उसके लिए हमने जो है अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अपना हथियार बनाने के बारे में सोचा कि हम लोग अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे इकॉनमी डेवलपमेंट जो है ओवरऑल इंडिया का बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इसके लिए हमने एक पॉलिसी तैयार की, जो कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताई होगी, जहां पर मैंने आपको 1951 में बताया होगा कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, जो कि ओवरऑल हमारी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए है था। और फिर उसके बाद हमने जो है 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। अब जो 1956 की औद्योगिक नीति है, उसके बारे में मैं आपको लेटर इस वीडियो में आगे सेकेंड या थर्ड पार्ट में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस क्या है एक इंडस्ट्री की, मतलब एक उद्योग जो है उसका क्या महत्व है हमारे, अगर हमको अपनी इकोनॉमी को, आर्थिक विकास को तेज करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि उद्योगों का महत्व, उद्योग क्यों ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज क्यों ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए। पहला पॉइंट मैंने कहा एपिक सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक समृद्धि का एक अधिकेंद्र है। अगर हमें इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, यानी कि समृद्धि लेकर आनी है, आर्थिक समृद्धि, तो उसके लिए हमें जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करना होगा। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी इकोनॉमी का मजबूत होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा दोस्तों, यानी कि उत्पादन वहाँ पर इंक्रीज होगा उस इकोनॉमी का। और जब इकोनॉमी का उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ने से आप सभी को पता है, हमारे पास जब टोटल आउटपुट बढ़ता है, कुल उत्पादन बढ़ता है, तो उससे हमारे देश की जीडीपी भी इंक्रीज होती है। और जब जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी से रिलेटेड होता है। ये चीज़ों को आपने समझा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप सभी को बताना चाहूँगा। जैसे हमने उस वक्त आर्थिक समृद्धि करने के लिए हमने, अगर जैसे मान लीजिए, अगर आप कहते हैं कि इकोनॉमी को चलाना है, तो इकोनॉमी को चलाने के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो आर्थिक समृद्धि है, वो एक तरीके से एक इंजन का काम करती है, जहाँ पर अगर इंजन अच्छा होगा तो जो पूरी गाड़ी है वो अच्छे तरीके से चलेगी। इसी तरीके से अगर इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पाएगा। क्योंकि आपने पता होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये एक एपिक सेंटर बन जाती है इंडस्ट्री, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो। सेकंड पॉइंट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार का स्रोत। तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर जब मैं 1947 के बाद की सिचुएशन बात करता हूँ, तो वहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, और हमने पढ़ा हुआ है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, यानी कि व्यवसायिक ढांचे में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे देश की अधिकतर जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर कहाँ लगी होती है, वो लगी होती है प्राथमिक क्षेत्र पर, जहाँ पर वो कृषि में लगी हुई है, या कोई माइनिंग, खनन वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों में लगी हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, तो एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। वहाँ पर लोग, हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। जिसके पास ज़मीन है वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट का सोर्स उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जब हम फैक्ट्रीज़ में लोगों से काम करवाते हैं, तो लोगों को हम नौकरी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को हम हायर करते हैं, तो एक तरीके से वर्कर्स को वहाँ पर नौकरी मिल रही है। तो हमारे एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स जो है वो इंडस्ट्री बन जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है एक हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की जो है अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपना वर्क जो है कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बनते जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले नहीं था, पहले अगर करीबन मैं आपको बताऊं तो 9% जो जनसंख्या है हमारे देश की, 1947 के बाद की बात मैं कर रहा हूं, तो वहाँ पर केवल 9% जनसंख्या जो है इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करती थी। बट ये धीरे धीरे अब इंक्रीज होकर जो है
30% के अराउंड आ गया है, तो काफ़ी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है इसमें, ठीक है। और एग्रीकल्चर से कम हुआ है, एग्रीकल्चर में पहले 50% पॉपुलेशन काम करती थी ना, अब ये कम होकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि खेती के यांत्रिकृत साधनों का स्रोत। अब देखिए, अगर आपको एग्रीकल्चर को थोड़ा टेक्निकली बनाना है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लगानी है, मतलब आपको प्रोडक्शन करने के लिए या फिर आपको खेतों को जोतने के लिए, है ना, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, हल वगैरह से जोतते हैं आप। लेकिन अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आप वही काम बहुत आसानी से और कम मेहनत में और जल्दी कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्वेस्टर है तो जो लोग पहले हाथों से कटाई करते थे उसकी मेहनत बच जाएगी, आपकी मैन पावर बच रही है और आपका पैसा भी बच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक बेनिफिट मिल रहा है। तो वो ये जो मशीन्स हैं ये बनाई कहाँ जाती हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में ही बनाई जाएंगी, मतलब उद्योगों में ही बनाई जाएंगी। तो जो उद्योग है वो कृषि को एक तरीके से मैकेनाइज्ड कर रहा है, मतलब एक तरीके से उसे यंत्रीकरण करने की कोशिश कर रहा है कि ताकि वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर करके ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें वहाँ पर लाई जाएँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रो कर सकें। तो ये वहाँ पर एक अच्छी चीज़ मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा इकॉनमी के लिए, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में मशीन्स बनाई जाती हैं जिससे इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प मिलती है यहाँ से। नेक्स्ट है इम्पार्ट डायनेमिज्म ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि समृद्धि प्रक्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करना। अब मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग जैसे 3 क्षेत्र होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। अब टेरिशरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है, तो वहाँ पर तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ओवरऑल वो वहाँ पर काम करती है, बट हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो काम कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर हम इकॉनमी को इतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकते जितना तेज़ी से बाकी इकॉनमीज़ ग्रो हुई। जैसे अगर मैं यूएसए की बात करूं, मैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन सब की बात करूं, तो इन सब ने कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया, यानी कि जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, फैक्ट्री वगैरह, इन सबको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसके वजह से ये इकॉनमी आज के वक्त में ग्रोथ है। और अगर हमारी इकॉनमी को भी ग्रो होना है, इंडियन इकॉनमी को भी बहुत तेजी से ग्रो होना है, तो उसके लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमको अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस रखना है, अपने देश में टोटल आउटपुट्स को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने देश में बनानी है। उससे मतलब हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है उससे, और वो चीज़ें हमारे देश में बनी हुई होंगी तो वो हमें ज़्यादा सस्ती भी मिलेंगी कंपैरेटिबल टू अगर हम अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारा बड़ा बेनिफिट बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उससे हमारे देश में एक गति प्रदान होती है। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है हमारे देश का, यानी उत्पादन बढ़ता है, तो उससे हमारे देश को एक गति मिलती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। एक इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कगार पर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को ओवरऑल, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता का विकास। अब देखिए, सभ्यता का मतलब क्या समझते हैं आप सिविलाइजेशन का, कि हमारे आसपास जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास रहने का वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा है, वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या है और आपने किस तरीके से अपने आसपास बसा रखी हैं चीज़ें। जैसे आजकल आप देखते हैं घर भी अलग अलग तरीके के बने हैं, तो ये किस वजह से बन पाया, ये टेक्नोलॉजी की वजह से बन पाया और लोगों ने नई नई तकनीकों को अपनाया। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर उन नई तकनीकों को हमें अपनाने में मदद करता है। देखिए, बहुत सारे घर बनाने में या बाहर जो एनवायरनमेंट है उसको डेवलप करने में मशीन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, और वो मशीन्स बनाई जाती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंस है सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए, सभ्यता का विकास करने के लिए। और आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपने क्या कहते हैं, हिस्ट्री में, इतिहास में इस चीज़ को पढ़ा भी होगा कि सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुआ। तो मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, मैं इकोनॉमिक्स तक ही सीमित रहूँगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, यानी कि आधारित संरचना का विकास। अब आपका सभी को आधारित संरचना का मतलब क्लियर पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में, बहुत ही शॉर्ट अच्छे तरीके से, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ यहीं कहीं कार्ड्स पे आपको लिंक शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हमारी लाइफ को ईजी करने में हमें हेल्प करते हैं, जो इकोनॉमिकली और सोशली हमारी लाइफ को ईजी करते हैं,
जैसे अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वो हमें हेल्प करता है। और ई कॉमर्स की बात कर लीजिए, बैंकिंग की बात कर लीजिए। और वहीं सोशली हम बात करें, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, तो ये हमको सोशली हेल्प करती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जब इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारित संरचना भी उस देश में जो है अच्छे तरीके से डेवलप होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए वो हेल्पफुल होगा और इकोनॉमी अच्छे तरीके से विकसित कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन सिन क्यू नन ऑफ ग्रोथ, यानी कि औद्योगिकरण विकास और समृद्धि की एक अनिवार्य शर्त है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताया आपको कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सबसे पहले मैं चलता हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी कि अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना पड़ेगा। यानी कि डेवलपमेंट ग्रोथ से रिलेटेड है, विकास संबंधित है समृद्धि से। जब आपके पास समृद्धि होगी तभी विकास होगा, और समृद्धि कब होगी? जब उद्योगीकरण होगा, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट शर्त बन जाती है कि आपको जो है एक कंडीशन बन जाती है कि अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी में लाना पड़ेगा। इकोनॉमी तभी अच्छे से जो है डेवलप हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि जो फैक्टर्स हैं उनमें हम लोगों को इंडिया में क्यों गवर्नमेंट को अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करना पड़ा, गवर्नमेंट को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेन रोल निभाना पड़ा इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टॉप क्लासेस ऐप पर मैं आप सभी को फुल कोर्सेज प्रोवाइड करता हूं, जिससे आप मेरे साथ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पे तो। और आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, देखना ना भूलें।